दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी स्थान, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 3। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं देखे हैं पहले उनको देख लें, जिससे कि आप इस कहानी को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अरुणी देवी सबको देखते हुए कहती हैं, शादी में जिसने हमला किया था वो वही लोग थे, लेकिन उनके मेन लीडर का अब तक पता नहीं चला। सभी लोग बस अरुणी देवी की हर बातों को गौर से सुने जा रहे थे। काव्या के दर्दों को महसूस करने की कोशिश किए जा रहे थे। दर्द उनका भी कम नहीं था, लेकिन काव्या ने तो अपने पूरे परिवार को खो दिया, जो किसी के लिए इतना आसान नहीं होता संभलना। सभी को काव्या के लिए बहुत बुरा लगता है। वो सब उसके दर्द को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। वहीं आदित्य काव्या को कमरे में लेकर आता है और उसे बेड पर लिटा देता है। उसे अच्छे से चादर से कवर कर लेता है और उसके पास बैठकर उसे बहुत गौर से देखने लगता है। परिवार से दूर रहने का दर्द आदित्य काफ़ी अच्छे से जानता था। आखिर उसने भी तो परिवार के होते हुए भी परिवार के साथ नहीं जिया, हर वक्त अपने परिवार से दूर ही रहता आया। लेकिन काव्या का दर्द उसके दर्द से भी बढ़कर था। अपने परिवार को अपने सामने मरते हुए देखना, इससे बड़ी और दर्द क्या हो सकता है। अब तक काव्या के आंसू उसके गालों पर उसके दर्द का निशान बना चुके थे। ऐसे काव्या के चेहरे पर दर्द के निशान देखकर आदित्य के दिल में बहुत दर्द होता है। वो उस निशान को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए उठकर वॉशरूम चले जाता है और एक गीला कपड़ा लेकर आता है। कपड़ा लेकर आदित्य काव्या के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और काव्या के चेहरे को पोंछने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसका हाथ हवा में रुक जाता है। वो अपने उन दीवारों को पार नहीं कर पा रहा था जो उसने खुद अपने और काव्या के बीच बनाई हैं। वो अपने दुल्हन, साथी, पत्नी को अपनाने की थोड़ी भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। वो अपने हाथों को हमेशा की तरह दूर कर देता है और वहाँ से उठकर काव्या से बहुत दूर जाने की तमन्ना लिए चला जाता है। काव्या बस अपनी बेहोशी में पूरी तरह खोई हुई थी। आदित्य सीधे अपने स्टडी रूम में चला जाता है और सोफे पर बैठकर गहरी सोच में चला जाता है। हर तरफ बादलों से घिरी एक जगह, जहाँ बादल पैर के नीचे, वहाँ एक बूढ़ी औरत, एक 40 साल की औरत और एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में सामने एक लड़की को देखकर मुस्कुराए जा रहे हैं। वो औरत उस लड़की को प्यार से देखती हुई कहती है, काव्या। काव्या नाम सुनते ही वो लड़की, मतलब काव्या, दौड़कर उनकी तरफ जाती है। लेकिन जैसे ही वो उनके करीब पहुंचती है, वैसे ही वो सब दूर हो जाते हैं। काव्या अपने माँ बाप को सामने देखकर रोते हुए कहती है, आखिर क्यों क्यों आपने हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया। हमें भी आपके साथ लेकर चले जाते। आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी हमने जो आप हमें यूं अकेला छोड़कर चले गए। तभी काव्या के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं, बच्चा, अगर आप इस तरह दर्द में जीती रहीं तो हम मरने के बाद भी तड़पते रहेंगे। क्या आप चाहती हैं कि हम ऐसे तड़पें? काव्या जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए जवाब देती है, कभी नहीं। मैं आपको छोटा सा दर्द भी नहीं दे सकती, तो मैं आपको तड़पाने की हिम्मत तो हरगिज़ नहीं करूँगी। काव्या की माँ कहती हैं, काव्या, आपको खुद के लिए ना सही, लेकिन हमारे लिए उन दर्दों को भूलना होगा जो बीत चुकी है। हम चाहते हैं कि आप हमेशा हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। हम आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं देखना चाहते। तभी काव्या दर्द से भरी आवाज़ में बोली, कैसे माँ, कैसे अकेले मैं जीऊँगी, कैसे अपने दर्दों को संभालूंगी। काव्या की दादी उसे काव्या के रिश्ते को याद दिलाते हुए कहती हैं, काव्या, आप अकेली नहीं हैं। मैंने आखिरी सांस लेने से पहले जो आपका रिश्ता जोड़ा, वो सब ही आपके साथ हैं। आपको उन्हें ही अपना परिवार मानकर चलना होगा। अपने दर्दों को उनके ऊपर पड़ने मत देना। आखिर हम अपने संस्कारों पर इतना तो भरोसा कर सकते हैं ना कि आप उनको अपने प्यार से सुलझाएंगी। काव्या, भले ही आपका ये रिश्ता जैसे भी बना हो, लेकिन एक बार इसे अपनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते यूं ही नहीं बनते, उन्हें ऊपर वाला खुद बनाकर भेजता है। काव्या काफ़ी सोचते हुए कहती है, लेकिन वो इतना कहकर जैसे ही सामने देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। काव्या दौड़कर अपने परिवार को आवाज़ देते हुए हर जगह देखती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। काव्या अपनी बेहोशी से जागकर जोर से चिल्लाती है, माँ। उसके सामने बैठी विशाखा जी जल्दी से काव्या के पास बैठकर घबराते हुए कहती हैं,
क्या हुआ काव्या? किसी की छुअन से काव्या सिर उठाकर देखती है। वहां विशाखा जी को देखकर काव्या जल्दी से उनके गले लग जाती है और रोने लगती है। काव्या को यूं रोता देखकर विशाखा जी को कुछ समझ नहीं आता। फिर भी वो काव्या को हौसला देते हुए उसका सिर सहलाने लगती हैं। कुछ देर बाद काव्या शांत होती है और विशाखा जी से अलग हो जाती है। विशाखा जी काव्या के गालों पर हाथ रखने वाली होती हैं कि वो एकदम हवा में ही रुक जाती हैं और अपने हाथों को पीछे कर लेती हैं। ये काव्या देख लेती है। काव्या कुछ पल हुई, उसकी बदतमीजी याद आ गई। वो अपने हाथ बढ़ाकर विशाखा जी का हाथ पकड़कर अपने गालों पर रखते हुए और काफ़ी गिल्ट से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। विशाखा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, काव्या, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि आप किन दर्दों से गुजर रही हैं। काव्या विशाखा जी की आंखों में देखते हुए बोली, दर्द? दर्द से तो आप भी गुजर रही हैं ना, लेकिन आपने तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। विशाखा जी काव्या को समझाते हुए, लेकिन आपके जैसा दर्द नहीं है। काव्या उनके हाथों को पकड़कर कहती है, आपका दर्द मेरे दर्द से बढ़कर है। मेरे परिवार तो मुझे कब का छोड़कर चले गए, लेकिन आपका बेटा, वो जी तो रहा है, लेकिन एक लाश की तरह। इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है? काव्या की बात सुनकर विशाखा जी अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हुए वहाँ से उठ जाती हैं और काव्या को पीट करके खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो कमरे से निकल जाती हैं। इस वक्त विशाखा की आंखें नम थीं। वो आंसुओं को पोंछते हुए बाहर जाती हैं। तभी आदित्य उनके सामने आ जाता है। आदित्य अपनी माँ की आंखों में आंसू देख लेता है। उसके दिल में भी दर्द सा उठता है। माँ बेटे की नज़रें एक दूसरे से टकराई हुई थीं। कुछ देर देखते रहने के बाद विशाखा जी वहाँ से चली जाती हैं। आदित्य भी अपने कदम कमरे की ओर बढ़ा देता है। आदित्य अपने कमरे में जाकर हर तरफ अपनी नज़रें डालता है और फिर कबर्ड से कुछ फाइल्स निकालने लगता है। तभी उसे वॉशरूम से काव्या की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। आदित्य अपने हाथ में ली फाइल को रख देता है और तेज़ कदमों से वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था, इसीलिए वो खटखटाने लगता है। उसे काव्या की दर्द भरी आवाज़ फिर से सुनाई देती है। वो साइड टेबल से की ड्रॉर से चाबी निकालता है और वॉशरूम को खोलता है। वॉशरूम के अंदर वो जैसे ही जाता है, सामने देखकर हैरान रह जाता है। काव्या फर्श पर बैठकर अपने पैरों को सहला रही थी। आदित्य जल्दी से उसके पास जाता है और उसके पैर को पकड़ने की कोशिश करने लगता है कि काव्या जल्दी से अपना पैर थोड़ा दूर करते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप मेरे पैर मत छूइए। आदित्य काव्या को अजीब नज़रों से घूरता है और उसका पैर पकड़ लेता है। उसके पैर पकड़ते ही काव्या के मुंह से आह निकल जाती है, जिससे आदित्य की नज़रें काव्या के चेहरे पर चली जाती हैं, जो अपने दर्द को संभाल रही थी। आदित्य के देखने पर काव्या भी उसे देखने लगी। दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी सी छा जाती है। फिर से एक बार काव्या की नज़र आदित्य की नज़रों में ठहर जाती है। इन नज़रों में खोकर काव्या अपनी मोच के दर्द को बिल्कुल भूल सी जाती है। आदित्य भी काव्या को अपनी नज़रों से काव्या के दर्द से ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। उसकी ये कोशिश रंग लाती है। काव्या अपने दर्द को पूरी तरह से भूल जाती है। इसी का फ़ायदा उठाकर आदित्य काव्या के पैरों को पकड़कर मोड़ देता है, जिससे काव्या का ध्यान आदित्य की नज़रों से हटकर अपने पैरों पर पड़ता है और उसकी दर्द भरी आह निकल जाती है। आदित्य के ऐसा करने से काव्या को दर्द से काफ़ी राहत मिलती है। अब आदित्य खड़ा होकर काव्या को उठाने की कोशिश करता है कि काव्या मना करते हुए कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। इतना बोल वो उठने की कोशिश करने लगी। वो उठ तो गई, लेकिन फिर से पैर पर दर्द होने लगा। वो गिरने ही वाली थी कि तभी उससे पहले आदित्य ने उसे कमर से खींचते हुए पकड़ लिया। काव्या तो बस आदित्य को ही देखती रही थी। आदित्य काव्या को अपनी गोद में उठाया और बाहर निकल आया। बाहर जाकर वो काव्या को बेड पर बिठाया और रूम में रखा फ्रिज से आइस पैक लेकर काव्या के सामने बैठ गया और काव्या के पैरों को बेड पर रखकर उसके पैरों पर आइस पैक लगाने लगा। काव्या तो आदित्य का ये क्यूट गेस्चर देखकर उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगती है। काफ़ी देर तक आइस पैक लगाने के बाद आदित्य स्प्रे काव्या के पैरों पर लगा दिया। आइस पैक और दवाई की बॉक्स को टेबल में रख दिया। तभी विशाखा जी भी कमरे में खाना लेकर आती हैं। उनको देखते ही आदित्य कबर्ड से फाइल निकालकर कमरे से बाहर चला गया। काव्या आदित्य की हर एक हरकत को नोटिस किए जा रही थी। आखिर में जब आदित्य कमरे से बाहर चला गया तो वो मायूस सी हो गई।
विशाखा जी काव्या के पास बैठकर उसे खाना खिलाने लग गईं। काव्या को किसी सोच में खोया देख विशाखा जी पूछती हैं, काव्या, आप क्या सोच रही हैं? काव्या ने थोड़ा सोचकर हिचकते हुए कहा, वो मेरे, नहीं नहीं, आपके बेटे। काव्या के ऐसे कहने का मतलब विशाखा जी समझ जाती हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली, आदि? काव्या विशाखा जी को देखकर कहती है, हाँ, क्या वो आपके अपने बेटे, मेरा मतलब आपके सगे बेटे हैं? विशाखा जी कुछ बोल पाती उसके पहले ही अनुराग काव्या के साथ बेड पर बैठकर कहा, नहीं, आपको लगता है आदि भाई इस परिवार का हिस्सा हैं। फिर कुछ सोचते हुए, मुझे तो लगता है ये इस दुनिया के ही नहीं है, दूसरे प्लेनेट से आए हुए कोई जीव हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं। अनुराग के ऐसे बोलने से काव्या की नज़र एक पल के लिए अनुराग की बातों की तरफ ठहर सी जाती है। विशाखा जी वहाँ से उठकर चली जाती हैं। वो काव्या को आदित्य के दर्दों को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती थी। जो दर्द आदित्य ने सहा है उससे काव्या को रूबरू नहीं करवाना चाहती थी। इसीलिए जवाब देने से अच्छा उन्हें वहाँ से जाना सबसे अच्छा तरीका सूझा। काव्या की नज़रें बाहर जाती विशाखा की तरफ चली जाती हैं। कुछ पल में अनुराग ने फिर कहा, भाभी, अभी आपकी तबीयत कैसी है? काव्या बस हाँ में सिर हिला देती है और अपने उन सवालों के बारे में सोचने लगती है जो आदित्य से जुड़ा हुआ था। काव्या को देखकर अनुराग समझ गया कि काव्या अब भी आदित्य के बारे में ही सोच रही थी। अनुराग काफ़ी नरमी से बोला, माँ ने भी हमें कभी नहीं बताया कि आदि भाई ऐसे क्यों हैं। अनुराग की बातों को सुनकर काव्या उसे देखने लगी तो आगे अनुराग ने कहा, आपको पता है भाभी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने आज तक आदि भाई को दादी के सिवाय किसी से बात करते हुए नहीं देखा। और बचपन में जब हम खेला करते थे तो दादी, माँ, पापा हम सभी को आदि भाई से हमेशा दूर रहने के लिए कहती थी। ऐसी अजीब सी बातें सुनकर काव्या तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। आखिर कोई भी अपना किसी अपने से दूर रहने के लिए कैसे कह सकता है? अब तो काव्या को लगने लगा कि ज़रूर ही आदित्य इस घर का बेटा नहीं है, लेकिन घर पर तो सभी लोगों की आंखों में आदित्य के लिए प्यार साफ दिखता था। तो आखिर कौन सी वजह रही होगी जो एक माँ को अपने बेटे से दूर कर दिया? वहीं अनुराग अपने बचपन को ताज़ा करने की कोशिश करते हुए उन दिनों में खो सा गया जब सब छोटे थे। घर के हॉल में करीब 6 साल का बच्चा अर्जुन और 3 साल का बच्चा अनुराग आपस में बड़े ही ध्यान से कुछ खेल रहे थे। वहीं करीब 4.5 साल का बच्चा आदित्य सोफे पर बैठा क्यूब को अपनी ही धुन में बनाए जा रहा था। तभी एक 4 साल की बच्ची रूहानी हॉल में उन दोनों के साथ बैठ गई। फिर एक 3 साल का बच्चा रूहान भी उन तीनों के साथ बैठ जाता है। चारों एक साथ खेल ही रहे थे कि तभी अचानक अनुराग की नज़रें आदित्य पर चली गईं। वो अपनी जगह से उठकर आदित्य की तरफ बढ़ने लगा। वहीं आदित्य के फेस पर सीरियसनेस भरी थी। अनुराग बढ़ते बढ़ते आदित्य के बिल्कुल करीब पहुंच गया और जैसे ही अनुराग आदित्य से बात करने के लिए अपने हाथ से उसे छूने वाला ही था कि तभी उसकी दादी की तेज आवाज़ आई, अनुराग। इतनी ज़ोर से बुलाने पर अनुराग ने डर से अपने हाथ पीछे कर लिए। वहीं आदित्य जैसे ही अनुराग को अपने इतने पास देखता है, सोफे से उठकर बहुत दूर जाकर खड़ा हो गया। वहीं अर्जुन, रूहानी और रूहान भी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। दादी आकर अनुराग के कान पकड़कर डांटते हुए कहती हैं, आपको हमने कितनी बार मना किया है ना कि आदि से दूर रहिए, आपको एक बात समझ नहीं आती। दादी ने अनुराग के कान इतने ज़ोर से पकड़े थे कि अनुराग से दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो रोने लगता है। तभी विशाखा जी भी बाहर आईं। अरुणी देवी को अनुराग के कान पकड़े हुए देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ माँ? अरुणी देवी अनुराग का कान छोड़कर गुस्से से बोली, आप इसे अच्छे से समझा दीजिए कि आदि से दूर रहे। वहीं अनुराग को अरुणी देवी ने जैसे ही छोड़ा वो भागकर विशाखा जी के पास जाकर लिपटकर रोने लगा। विशाखा जी अनुराग को गोद में उठाकर चुप कराते हुए अरुणी देवी से बोली, लेकिन किया क्या है अनुराग ने? अरुणी देवी काफ़ी गुस्से में थी। वो अनुराग को देखते हुए बोली, अभी वो आदि को छूने वाले थे। विशाखा जी हैरानी से बोली, क्या? फिर अनुराग को देखते हुए पूछा, आपने आदि को छूने की कोशिश की? अनुराग रोते हुए बताने लगा, माँ, मैं तो बस उनसे बात करना चाहता था। विशाखा जी अनुराग के आंसू पोंछते हुए उससे बोली, लेकिन बच्चा, हमने तो मना किया था ना कि आप आदि से दूर रहेंगे। अनुराग बस हाँ में सिर हिला देता है। अरुणी देवी सभी को देखकर बोली, सब अपना कान खोल कर सुन लो। आइंदा अगर किसी ने भी आदित्य के पास जाने या उसे छूने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
इतना बोल वो हॉल से बाहर चली गई। आदित्य सबको एक नज़र देखकर अपने कमरे में चला गया। जैसे ही अनुराग को उन दिनों की याद आई तो उसके चेहरे पर अजीब से भाव दिखने लगे। अनुराग को आज भी ये सवाल सताया करता है कि आखिर उसके परिवार के लोग आदित्य से दूर रहने के लिए क्यों कहते थे। फिर अनुराग काव्या के सवाल को याद करते हुए काव्या को देखकर बोला, भाभी, आपके मन में सवाल है, वो बहुत समय पहले मेरे मन में हुआ करता था। काव्या ने याद करते हुए पूछा, कौन सा सवाल? अनुराग झट से बोला, यही कि आदि भाई सिंघानिया परिवार के वारिस हैं या नहीं। अनुराग के ऐसे बोलने से काव्या अनुराग के आगे की बात को सुनने के लिए उसे देखने लगी, लेकिन अनुराग कुछ बोल पाता उससे पहले रूहानी और रूमानी वहां पर आ गई और अनुराग को अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगी। बहुत रात होने की वजह से अनुराग काव्या को सोने का बोलकर चला गया। उन सबको जाता देखकर काव्या को कुछ याद आया और वो रूमानी को बुलाने लगी। रूमानी। रूमानी अपना नाम सुनकर पीछे मुड़कर काव्या को देखा। अनुराग और रूहानी भी रुक गए। काव्या धीरे से बेड से उठ गई और रूमानी की तरफ बढ़ने लगी। मोच की वजह से काव्या ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ये देखकर रूमानी काव्या के पास चली गई। काव्या अनुराग और रूहानी को जाने के लिए कहा और रूमानी को देखकर अपने कान पकड़ लिए और काफ़ी कोमलता से बोली, आई एम सॉरी। रूमानी जल्दी से काव्या का हाथ कान से छुड़ाकर उससे पूछने लगी, ये आप क्या कह रही हैं भाभी? काव्या शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगी। आपको मेरी वजह से डांट पड़ी ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। रूमानी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं भाभी। एक कमरे में एक आदमी सामने वाले को बैठा हुआ देखकर बोला, क्या हुआ काली, बोलो कौन है वो? काली ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सर वो आदित्य सिंघानिया। वो बैठा हुआ शख्स चौंकते हुए बोला, आदित्य सिंघानिया? काली ने सिर झुकाते हुए, जी सर। वो आदमी फिर कुछ सोचते हुए कहने लगा, वो आदित्य सिंघानिया है तो मैं भी ध्रुव सूर्यवंशी हूँ। फिर थोड़ा रुक कर, मुझे आदित्य सिंघानिया की सारी डिटेल्स चाहिए। काली ने उसे घबराते हुए बताया, सर ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसकी बातों को सुनकर ध्रुव उसे घूरने लगता है। काली अपना पसीना पोंछते हुए बोला, सर मैं कोशिश करूँगा। ध्रुव उसकी बात को नकारते हुए कहता है, नो डोंट ट्राई, आई जस्ट वॉन्ट रिजल्ट। काली कुछ बोलने वाला ही था कि ध्रुव ने उसे नाउ लीव। काली परेशानी से बाहर निकल जाता है। काली अच्छी तरह से जानता था कि आदित्य की डिटेल्स निकलवाना आटे में नमक ढूंढने के समान है, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वहीं आदित्य सोफे पर सोया ही था कि उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने अपनी आंखों को झट से खोला और अपने चारों ओर नज़र घुमाने लगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। आदित्य अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करके स्विच बोर्ड की तरफ जाकर स्विच ऑन किया। उसने जैसे ही बेड की तरफ देखा तो हैरान हो गया। काव्या नींद में काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और रो भी रही थी। आदित्य उसके पास जाकर उसको बड़े गौर से देखने लगा। काव्या पसीने में पूरी भीग चुकी थी। आदित्य अब सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। तभी वो उसके पास बैठकर काव्या के सिर को सहलाने लगा कि काव्या अपनी आंखें झट से खोलती है और अचानक से आदित्य के गले लगकर रोने लगती है। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। आदित्य तो काव्या की हरकत देखकर बिल्कुल सुन्न पड़ गया। वो जैसा बैठा था वैसा ही बैठा रह गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। काव्या की पकड़ आदित्य पर कसती जा रही थी, जिससे आदित्य के शरीर में हलचल सी होने लगी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन काव्या ये सब अब भी नींद में ही बोल रही थी। और वहीं आदित्य की तो हालत ही खराब होने लगी थी। कुछ देर तक रोने के बाद काव्या बिल्कुल चुप हो गई। आदित्य ने उसे थोड़ा अलग करके देखा तो काव्या गहरी नींद में सो चुकी थी। आदित्य गहरी सांस लेकर काव्या को वापस से बेड पर सुलाता है। सुलाकर जैसे ही वो उठने ही वाला था कि तभी फिर से काव्या के चेहरे पर झुक गया और उसके होंठ काव्या के गाल पर टच कर गए। काव्या ने पीठ पर बहुत कसकर आदित्य की शर्ट को मुट्ठी में पकड़ा हुआ था, जिससे आदित्य उठ नहीं पा रहा था। आदित्य के लिए अब ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला था। आदित्य अब पीछे से उसकी मुट्ठी भी नहीं खोल पा रहा था। काव्या को इतने करीब देखकर आदित्य को बेचैनी होने लगी। वो बस किसी भी तरह से खुद को छुड़ाना चाहता था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद आदित्य रुक गया और काव्या के चेहरे को देखने लगा। काव्या उससे बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। काव्या को देखते देखते आदित्य की भी आंख लग गई और वो उसी तरह
काव्या के ऊपर गले लगे हुए ही सो गया, लेकिन अपना पूरा भार उस पर पड़ने नहीं दिया। सुबह की पहचान दिखाते हुए सूरज अपनी हल्की किरणें पूरे कमरे में बिखेरता है। किरणें इस तरह से कमरे में फैल गईं कि आदित्य की आंखों को खोलने पर मजबूर सा कर देती हैं। आदित्य ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। आंख खुलते ही आदित्य को काव्या का प्यारा सा चेहरा दिखाई दिया, जो उससे बिल्कुल लिपट कर सोई हुई थी। आदित्य काव्या के चेहरे पर कुछ पल के लिए खो सा गया। फिर वो काव्या से दूर होने के ख्याल से जैसे ही उठने की कोशिश करने लगा, उसे एहसास हुआ कि काव्या ने अब भी उसे कसकर पकड़ा हुआ था। आदित्य ऐसे उठने की कोशिश करने से काव्या थोड़ा हिल सी जाती है और वो आदित्य को और ज़ोर से पकड़कर नींद में बोली, डैडी आप क्या कर रहे हो? ऐसे मत हिलिए, मुझे और सोना है, आप भी सो जाइए। ऐसा बोल काव्या ने आदित्य को अपने और करीब कर लिया। आदित्य की तो धड़कनें ही तेज़ होने लगी थी। काव्या के होंठ और आदित्य के होंठों के बीच बहुत कम ही दूरी बची थी। आदित्य थोड़ा कोशिश करते हुए फिर से काव्या से थोड़ी दूरी पर चला गया। काव्या फिर से बड़बड़ाने लगी, डैडी आप मुझे तंग करना बंद कीजिए, और आपका वज़न इतना भारी और इतना हार्ड क्यों? इतना बोलते बोलते काव्या ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वैसे ही काव्या की आंखें आदित्य के खुद को घूरती हुई आंखों पर पड़ती हैं। वो जल्दी से उठ जाती है, लेकिन इस वजह से दोनों का सिर टकरा गया। काव्या अपना सिर पकड़कर बोली, आह। टकराने की वजह से काव्या को बहुत दर्द हुआ, लेकिन आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बेड से उठकर वॉशरूम चला गया। काव्या अपना सिर सहलाते हुए आदित्य को देखकर धीरे से बोली, पता नहीं इनका सर है या पत्थर। वहीं आदित्य तो वॉशरूम जा चुका था। कुछ वक्त में आदित्य जब वॉशरूम से बाहर निकला तो काव्या एक नज़र भी उसको देख नहीं पाती, क्योंकि उसे अपनी हरकतें याद आने लगीं जो उसने आदित्य को अपना टैडी समझकर किया था। आदित्य हर बात की तरह तैयार होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट कर रहा था। वहीं काव्या उसे बिना देखे वॉशरूम में घुस गई। काव्या के घुसते ही आदित्य कमरे से बाहर निकल गया। करीब आधे घंटे बाद आदित्य कुछ फाइल लेकर कमरे के अंदर आया। वो जैसे ही अपने कबर्ड से सामान निकालने के लिए बढ़ा, सामने काव्या को देख उसकी नज़र वहीं ठहर गई। काव्या आदित्य का शर्ट पहनकर आदित्य के अचानक आ जाने के डर से अपनी आंखें बंद करके वहीं खड़ी रही। असल में काव्या जल्दी से अपने कपड़े लेना भूल गई थी। नहाने के बाद जब वो देखती तो उसे याद आया। काव्या वॉशरूम के चारों ओर नज़र घुमाने लगी तो उसे आदित्य का शर्ट मिला। काव्या उस शर्ट को लेकर पहन लेती है। आदित्य की शर्ट काव्या के घुटनों के ऊपर तक थी। काव्या वॉशरूम का दरवाज़ा खोल पहले कमरे की तलाशी लेने लगी। जब उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई नहीं है तो वो बाहर निकल गई। तभी आदित्य कमरे में आ गया, जिससे काव्या अपनी आंखें झट से बंद कर लेती है। काव्या को इस तरह से देखकर आदित्य के शरीर में एक अलग ही तरह की बेचैनी होने लगी। वो काव्या की तरफ खिंचने सा लगता है। उसकी आंखें काव्या से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन अचानक से ही वो अपने कदम पीछे करते हुए जल्दी से कमरे से बाहर चला गया और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया, जिससे काव्या ने अपनी आंखें खोल ली। सामने आदित्य को ना देखकर काव्या ने राहत की सांस लेते हुए कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। वहीं आदित्य कमरे से निकलकर सीधे स्टडी रूम में जाकर सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही आदित्य के सामने एक धुंधली सी यादें आने लगती हैं। यादें। आदित्य के काव्या को पकड़कर गिरने के बाद वो जल्दी से अपने हॉस्टल रूम में जाकर अपनी शर्ट को निकालकर फेंक दिया था। इस वक्त आदित्य का चेहरा घबराहट की वजह से पसीने से भीगा हुआ था। आदित्य अपने शरीर को देखने लगा। हाथों, पैरों और सीना, पीठ, हर जगह वो कुछ खोजने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, ये कैसे पॉसिबल है? आदित्य जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो सौरभ काफ़ी हैरानी से उसे ही देख रहा था। आदित्य इस बात को लेकर खुद हैरान था कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी अचानक से ही सौरभ अपने हाथ आदित्य को छूने के लिए बढ़ाया कि आदित्य घबराते हुए पीछे हट गया और चिल्लाते हुए बोला, ये तू क्या कर रहा है? आदित्य के ऐसे चिल्लाने से सौरभ आदित्य को देखने लगा, जो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। आदित्य की घबराहट को देखते हुए सौरभ ने अपने कदम पीछे कर लिए और फिर कहा, आदि, मुझे लगता है तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आदित्य परेशान होकर बोला, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उस लड़की को छूने के बाद भी? वो इतना बोलकर गहरी सोच में डूब गया था। इधर आदित्य यही सब सोच रहा था कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ।
उसने आंखें खोलकर पीछे मुड़कर देखा तो सौरभ मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। अनुराग अर्जुन के पास काफ़ी शांति से बैठा था। अर्जुन को काफ़ी देर से देखे जा रहा था। इस वक्त उसकी आंखें थोड़ी नम सी थी। अनुराग अपने दर्दों को अर्जुन के पास रहकर जी ही रहा था कि उसे किसी का स्पर्श महसूस हुआ। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो काव्या उसे काफ़ी शांति से देख रही थी। काव्या को देखते ही अनुराग अपने दर्दों को छुपाते हुए मुस्कुराकर बोला, भाभी आप यहाँ? काव्या अपना हाथ हटाकर बोली, हम आपको हमारे साथ लेकर जाना चाहते हैं। अनुराग सवाल भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, कहाँ? लेकिन काव्या अनुराग को उठाते हुए बोली, चलिए तो। अनुराग भी काव्या के पीछे जाते हुए बार बार पूछे जा रहा था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। काव्या अनुराग का हाथ पकड़कर हॉल से होते हुए बाहर जाने लगी कि तभी उसे किसी ने पुकारा, काव्या। अपने नाम को सुनकर काव्या ने पीछे मुड़कर देखा तो अरुणी देवी उनकी तरफ ही आ रही थी। अरुणी देवी ने काव्या के पास खड़े होकर पूछा, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? तभी अनुराग झट से बोला, वही तो दादी, मैं भाभी को कब से पूछ रहा हूँ पर ये तो बता ही नहीं रही। अरुणी देवी अब काव्या को देखने लगी। काव्या बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि बाला जल्दी से आता है और सिर झुकाए हुए कहता है, मालकिन हमें मीटिंग के लिए देरी हो रही है। अरुणी देवी एक नज़र काव्या और अनुराग की ओर देखती हैं और वहाँ से जाने लगी। फिर कुछ सोचते हुए अरुणी देवी पीछे मुड़कर कहती हैं, अनुराग बॉडीगार्ड को साथ लेते जाइएगा। अनुराग हाँ में सिर हिला देता है। काव्या फिर से अनुराग का हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाने लगी। अनुराग तो बस काव्या के पीछे जाने लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कुछ वक्त बाद उसकी कार एक मंदिर में आकर रुकी। मंदिर को देखकर अनुराग काव्या की तरफ देखने लगा तो काव्या उसे आंखों के इशारे से उतरने के लिए कहती है। दोनों कार से उतरते हैं। काव्या मंदिर के पहले सीढ़ियों को छोड़कर आगे बढ़ने लगी। वहीं प्रियंश अपने ऑफिस जाने के लिए यहीं से होकर गुजर रहा था कि उसकी नज़र काव्या पर पड़ी तो वो झट से ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा और काव्या को देखने लगा। काव्या अपनी सादगी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। प्रियंश जैसे ही काव्या से मिलने के मकसद से बाहर जाने को था कि उसकी नज़र अनुराग पर चली जाती है। अनुराग को देख प्रियंश वहीं पर रुक गया और अपने आप से ही कहा, ये अनुराग सिंघानिया यहाँ क्या कर रहा है और काव्या इनके साथ क्या कर रही है? फिर कुछ सोचते हुए ड्राइवर को देखते हुए कहा, सुनो पता करो तो ये सिंघानिया यहाँ क्या कर रहे हैं? ड्राइवर जी सर बोलकर कार से उतरकर मंदिर की तरफ जाने लगा। वहीं अनुराग और काव्या मंदिर के अंदर पहुंच गए। अनुराग को देखते ही पंडित उसके सामने आकर हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अनुराग काव्या को पंडित जी से मिलाते हुए, पंडित जी ये मेरी भाभी हैं। काव्या को देखकर पंडित ने उसे भी नमस्ते किया। काव्या पूजा का सामान देते हुए कहती हैं, हमें अर्जुन के नाम से पूजा करानी है। पंडित जी सारा सामान लेकर पूजा करने लगे। वहीं अनुराग हैरानी से काव्या को देखे जा रहा था। काव्या हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। काव्या को देखते हुए अनुराग भी अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लिया। काव्या बहुत श्रद्धा के साथ पूजा करने लगी। वहीं इधर प्रियंश का ड्राइवर वापस आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके आते ही प्रियंश ने सवाल किया, कुछ पता चला? ड्राइवर ने जवाब दिया, सर सिंघानिया परिवार की बड़ी बहू पूजा के लिए आई हैं। जैसे ही प्रियंश ने ये सुना तो उसे झटका लगा। फिर उसने अपने आप में ही कहा, मतलब काव्या अर्जुन की वाइफ है? इतना बोलते ही उसके चेहरे पर परेशानी के भाव दिखने लगे। वो ड्राइवर को ऑफिस जाने के लिए कहने लगा। इधर काव्या और अनुराग का पूजा खत्म हो चुकी थी और दोनों वहाँ पर बने बेंच पर बैठकर प्रकृति की खूबसूरती को देखने लगते हैं। दोनों के बीच अब तक शांति थी, लेकिन काव्या शांति को भंग करते हुए बोली, हमारी दादी कहती थी कि अगर हमें अपने दर्द सहन करने की क्षमता खत्म होने लगती है तो वो दर्द मंदिर में आकर भगवान के चरणों में रख दें तो काफ़ी हद तक दर्द कम हो जाता है। काव्या की बात को सुनकर अनुराग उसे देखने लगा। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब अनुराग के दर्दों को अपनी माँ के सिवाय किसी ने समझा था। उसके दिल में छुपे दर्दों को किसी ने पहचाना था। आखिर क्यों कहते हैं कि भाभी माँ के समान होती है? क्योंकि भाभी और माँ के गुण बिल्कुल एक जैसे होते हैं। भले माँ हमें जन्म देती है, लेकिन भाभी अपनी एक अलग माँ की पहचान लिए आती है। काफ़ी देर की शांति के बाद काव्या अनुराग को देखते हुए कहती है, आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं ना? अनुराग ने जवाब दिया, अपने आप से भी ज़्यादा। काव्या थोड़ा शर्मिंदा होते हुए, अगर मैं आप लोगों की ज़िंदगी में ना आई होती तो? इतना बोल काव्या की आंखें थोड़ी नम सी हो गईं। अनुराग काव्या का हाथ पकड़कर बोला, भाभी आप ये क्या कह रही हैं?
आप अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। किस्मत में जो होना होता है वो होकर रहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अनुराग की बातों को सुनकर काव्या को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हुई। आखिर कोई कुछ भी बोले, वजह तो काव्या ही थी उसके दर्द की। काव्या बात को बदलते हुए बोली, हमें अपने बारे में कुछ बताइए ना। अनुराग काव्या की बातों को समझते हुए अपने अंदाज में बोला, अब खुद की क्या तारीफ करूं, घर का छोटा हूं, अपने कॉलेज का हीरो, सब हैं ज़ीरो, माँ का लाडला, कभी करता नहीं झगड़ा। अनुराग के इतना बोलते ही काव्या खिलखिलाकर हंसने लगी। अनुराग भी काव्या को देखते हुए हंसने लगा। कुछ देर तक हंसते रहने के बाद काव्या बोली, ये तो हमें भी पता है, कुछ ऐसा बताइए जो हमें नहीं पता हो। अनुराग काफ़ी असमंजस में, जैसे कि? काव्या थोड़ा सोचते हुए बोली, जैसे जैसे कि गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही अनुराग का मुंह छोटे बच्चे जैसा बन गया। वो मुंह बनाते हुए बोला, कोई नहीं है। काव्या हैरानी से उसे देखते हुए, इतने हैंडसम और इंटेलिजेंट होकर भी गर्लफ्रेंड नहीं है? अनुराग ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्या भाभी, आप भी मेरा मजाक उड़ा रही हैं? काव्या मुस्कुराते हुए बोली, हम कहाँ आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपकी ना सही, आपके भाई की। इतना बोलते ही काव्या रुक गई। जैसे ही भाई शब्द उसके मुंह से निकला, काव्या को अपने सामने आदित्य का चेहरा दिखने लगा। जब उसे एहसास हुआ कि उसने अनुराग से क्या पूछ लिया, वो थोड़ा शर्मा सी गई, लेकिन अपने चेहरे पर दिखने नहीं दिया। काव्या के अधूरे सवालों को जैसे अनुराग पूरी तरह समझ गया। अनुराग काफ़ी अतरंगी तरीके से बोला, भाई, आप भाई की गर्लफ्रेंड की बात कर रही हैं? लेकिन कौन से भाई, मेरे प्यारे अर्जुन भाई या फिर मेरे खड़ूस आदि भाई? अनुराग की बातों से काव्या अपनी नज़रें चुराने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर उसने ये सवाल ही क्यों किया। यूं अपनी नज़रें चुराते देख अनुराग शरारत से बोला, मैं भी कैसे सवाल कर रहा हूँ, आप तो आदि भाई के बारे में ही पूछेंगी। काव्या ने झट से जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अनुराग काव्या की सिचुएशन को समझते हुए बोला, ठीक है, मैं अपने दोनों भाइयों के बारे में बताता हूँ। मेरे दोनों भाइयों को ये लव लड़की में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। माँ तो परेशान हो जाती थी कि आखिर दोनों में से कोई शादी करेगा भी या नहीं। वैसे हमें ये तो पूरा यकीन था कि आदि भाई कभी शादी नहीं करेंगे। दादी ने भी उन्हें कभी नहीं कहा, लेकिन अर्जुन भाई के पीछे माँ तो हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। आपको पता है, अर्जुन भाई ने कम से कम 50 लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया, और जब उन्होंने आपकी तस्वीर देखी तो तुरंत हाँ कर दिया। लेकिन इतना बोल अनुराग रुक गया। अनुराग के रुकते ही काव्या उसे देखने लगी। इस वक्त अनुराग के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अनुराग जल्दी से खुद को संभाल कर मुस्कुराते हुए बोला, और आदि भाई, मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि आदि भाई ने शादी कर ली और आपके साथ रिश्ता जुड़ गया। काव्या अनुराग की हर बात के और एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रही थी, क्योंकि अनुराग अंदर से इतना दर्द में होने के बावजूद मुस्कुरा रहा था। ये बात काव्या को दिल से छू लिया। काव्या अपना हाथ बढ़ाकर अनुराग के गालों को छूकर प्यार से बोली, रिश्ता तो हमारा भी जुड़ चुका है ना, फिर भी आप अपने दर्दों को मुझसे छुपा रहे हैं। अनुराग काव्या की तरफ देखकर उसके हाथ को छूते हुए बोला, भाभी, मैं अपने दर्दों को छुपा नहीं रहा, बल्कि आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। काव्या ने तुरंत पूछा, लेकिन क्यों? अनुराग कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग हुआ। वो फ़ोन लेकर साइड में चला गया। वहीं काव्या मंदिर के ऊपर से नीचे जंगलों को एकटक देखे जा रही थी। कुछ देर बाद अनुराग वापस आकर बोला, सॉरी भाभी, लेकिन अभी हमें चलना होगा, हम फिर कभी आ जाएंगे। अनुराग के बोलते ही काव्या उठ गई और दोनों सीढ़ियों से उतरकर कार में बैठ गए। ऑफिस में आदित्य अपने लैपटॉप पर पूरी तरह से व्यस्त बस अपने हाथ को चलाए जा रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक होता है तो आदित्य बिना अपना काम रोके अंदर आने के लिए कहता है। रॉकी जल्दी से आकर बोला, सर, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। आदित्य अपने लैपटॉप से नज़रें हटाकर एक नज़र रॉकी को देखा, फिर अपनी आंखें लैपटॉप पर गड़ाए हुए बोला, ये कोई नई बात नहीं है, खैर पता करो किसे मेरे बारे में जानने की इतनी दिलचस्पी हो गई है। रॉकी ओके सर कहकर फिर कहा, सर, दादी ने आपको आज जल्दी घर बुलाया है। आदित्य रॉकी को जाने का इशारा करता है और ख़ुद अपने काम में मग्न हो गया। वहीं राठौर विला में एक कार तेज़ी से रुकती है और प्रियंश कार से उतरकर तेज़ कदमों से विला के अंदर जाने लगा।
प्रियंश को जब से पता चला कि काव्या अर्जुन की वाइफ है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। भले ही ये खबर झूठी थी कि काव्या अर्जुन की वाइफ है, लेकिन प्रियंश ने जितना जाना था उसके हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। प्रियंश अंदर आकर देखा तो उसकी माँ नीलिमा राठौर सोफे पर बैठकर कुछ बुन रही थी। प्रियंश अपनी माँ को देख उनकी तरफ बढ़ गया। वहीं उसकी माँ तो अपने में ही पूरी तरह व्यस्त थी। तभी प्रियंश ने उन्हें पुकारते हुए कहा, माँ। प्रियंश को इस वक्त घर पर देखकर नीलिमा जी हैरानी से बोली, आप इस वक्त यहाँ? प्रियंश हॉल के चारों तरफ नजरें घुमाकर बोला, माँ दीदी कहाँ है? नीलिमा अपने सवालों में बंधी हुई ही कहती हैं, आप प्रीत तो अपने कमरे में है, लेकिन आप आज ऑफिस। वो इसके आगे कुछ कह पाती, तभी प्रियंश सीढ़ियों की तरफ जाते हुए बोला, मैं मिलकर आता हूँ। नीलिमा जी तो बस उसे हैरानी से जाते हुए देखने लगी। प्रियंश सीढ़ियों से चढ़कर एक कमरे के अंदर गया। कमरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था। कमरे के चारों तरफ एक लड़के की तस्वीर लगी थी। दीवारों में सिर्फ उस लड़के की ही तस्वीरें थी। वहीं प्रीत अपने बेड पर उल्टा लेटकर अपने हाथ में ली तस्वीर को बड़े ही प्यार से देख रही थी। प्रियंश आगे बढ़कर प्रीत के पास खड़ा हो गया। दी। प्रियंश के बुलाने से प्रीत अपने आशिक के ख्वाबों से बाहर आती है और सीधे होकर बेड पर बैठकर उसे देखने लगी। प्रियंश को ऐसे अचानक अपने कमरे में देखकर प्रीत ने पूछा, क्या हुआ छोटे, तू यहाँ अचानक? प्रियंश प्रीत की तरफ एक लिफाफा बढ़ा देता है। प्रीत लिफाफे को कंफ्यूज्ड होकर देखने लगती है और कहती है, ये क्या है? प्रियंश इशारे से लिफाफे को खोलने के लिए कहता है, तो प्रीत भी उस लिफाफे को खोलकर देखती है। उस लिफाफे को देखते ही प्रीत प्रियंश को देखते हुए, ये क्या है? प्रियंश जल्दी से उसके साथ बैठ जाता है और कहता है, दीदी मैंने इन सब के बारे में पता किया है। ये सब के बैकग्राउंड के साथ नेचर भी ठीक है और कुछ से तो मैं मिल भी चुका हूँ। प्रीत प्रियंश की बातों को ना समझते हुए कहती है, ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? प्रियंश प्रीत का हाथ पकड़कर कहता है, क्योंकि दीदी शादी तो आपको करनी ही है। जैसे ही प्रीत ये सुनती है, उस लिफाफे में लाई फोटोज़ को फेंक देती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या बकवास है? प्रियंश प्रीत को समझाते हुए कहता है, दीदी आप समझ क्यों नहीं रही? जिसके ख्वाबों में आप खोई हुई हो वो किसी और का हो चुका है। प्रीत गुस्से से प्रियंश को उस लड़के की तस्वीर की तरफ दिखाते हुए बोली, मेरा ये कोई ख्वाब नहीं है, ये मेरा प्यार, मेरा जुनून, मेरा पागलपन सब कुछ है और ये मेरे सिवाय किसी का नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझे तुम? इतना बोलकर प्रीत गुस्से से कमरे से निकल जाती है और प्रियंश उसके पीछे पुकारते हुए जाने लगा। प्रीत विला से बाहर जाकर कार में बैठ तेज रफ्तार में चली गई। वहीं नीलिमा जी प्रीत को इतने गुस्से में परेशान सी हो गई और सामने खड़े प्रियंश से कहती हैं, क्या हुआ? प्रीत इतने गुस्से में क्यों चली गई? प्रियंश मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी माँ को देखकर कमरे में जो हुआ वो सब बता देता है। सारी बातों को सुनकर नीलिमा जी काफ़ी मायूसी और दर्द से कहती हैं, काश हमारे ख़ानदान के बीच सब ठीक होता तो प्रीत को उनका प्यार मिल जाता। प्रियंश भी अपनी दी के लिए बहुत दुखी हो गया और अपने कमरे की तरफ चला गया। राठौर और सिंघानिया परिवार में आपसी दुश्मनी काफ़ी पहले से चलती आ रही थी, जिस वजह से दोनों ही परिवार एक दूसरे को जलती आंखों से देखते आए हैं। दोनों की दुश्मनी न कभी घटी और न ही बढ़ी। प्रीत एक ऐसा नाम था जो सिंघानिया परिवार से जुड़ना चाहती थी, लेकिन अरुणी देवी ने कभी भी ये इजाज़त नहीं दी। इजाज़त ना मिलने की वजह से प्रीत का पागलपन हद पार कर गया और इस पागलपन में उसने सिंघानिया परिवार पर हमला भी करवाया, लेकिन आदित्य ने अपनी एक नज़र में ही सारे हमले को पलट कर रख दिया। प्रीत राठौर परिवार की सबसे लाडली थी। उसके दादी दादा, उसके पापा तीनों ही प्रीत पर अपनी जान छिड़कते थे। प्रीत के कहने पर उन्होंने सिंघानिया परिवार को ये समझाने की कोशिश की थी कि सब अपनी दुश्मनी भुलाकर रिश्ता जोड़ें, लेकिन अरुणी देवी को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने घर के बाहर से ही उन्हें ठुकरा दिया। इस बात से राठौर परिवार नाखुश हो गया। प्रीत के दादाजी का तो खून खौल उठा था। अगर प्रीत बीच में ना आती तो उन्होंने कब का सिंघानिया परिवार को जान से मारने की साजिश रच ली होती। प्रीत काफ़ी गुस्से में कार को तेज़ रफ्तार में चलाए जा रही थी। वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई उसके प्यार को उसका ना कहे। प्यार को जो काबू कर सके वो ऐसे ही अपने प्यार को जाने दे सकता है, लेकिन जब प्यार हद से आगे बढ़ जाए तो वो पागलपन का रूप ले लेता है। कार चलते चलते एक सुनसान सी जगह पर रुक गई।
प्रीत कार से उतरकर कार के आगे उठकर बैठ गई और अपने फ़ोन में वॉलपेपर पर लगी लड़के की फ़ोटो को देखकर बोली, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, मैं किसी का भी तुम्हें होने नहीं दूंगी। जिसने भी तुम्हें मुझसे छीना है उसे मैं जल्द ही नर्क के दर्शन करा दूंगी और तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे। इतना बोल प्रीत अपने फ़ोन को सीने से लगा लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं आदित्य जब शाम को घर लौटा तो हॉल में कुछ लोगों को देखा। उसके साथ उसके पूरे परिवार उनके साथ बैठे थे। आदित्य को देखते ही अरुणी देवी अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं। आदि अरुणी देवी के बुलाते ही सबकी नज़र आदित्य पर चली गई और सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। आदित्य अपने कदमों को बढ़ाते हुए अरुणी देवी के पास आ गया। अरुणी देवी काव्या को भी अपने पास बुलाती हैं और आदित्य के सामने खड़ा कर देती हैं। फिर उन दो लोगों को देखते हुए अरुणी देवी बोली, ये हमारे पोते आदित्य और इनकी पत्नी काव्या हैं। इंट्रोड्यूस कराने पर आदित्य उन लोगों से हैंडशेक करता है और काव्या सबका हाथ जोड़ नमस्ते करती है। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, वैसे हमने बिजनेस की दुनिया में इनका नाम बहुत सुना है लेकिन कभी देखा नहीं था। उनकी बात सुनकर अरुणी देवी बस मुस्कुरा देती हैं और उन्हें बैठने के लिए कहती हैं। तभी एक आदमी बैठते हुए बोला, हमने अर्जुन से बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उनका कॉल लग ही नहीं रहा, इसीलिए हम यहीं आ गए। अर्जुन का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर दर्द उभरने लगा। अरुणी देवी दर्दों को नकारते हुए कहने लगी, जी अर्जुन तो इस वक्त हॉलीडे पर है, इसीलिए हमारा भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अरुणी देवी का यूं झूठ बोलने से सबकी नज़र उन पर ही ठहर सी गई। वहाँ बैठे आदमी थोड़ा परेशान सा हो गया, लेकिन कंपनी को उनकी ज़रूरत है। कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए हम काफ़ी वक्त से काफ़ी परेशान हैं। अरुणी देवी भी थोड़ी परेशान हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अपनी परेशानी को छुपाते हुए बोली, अगर अर्जुन के अलावा हम में से कोई जाए तो? वहाँ के सभी लोग एक दूसरे को देख सहमति जताते हुए बोले, सिंघानिया परिवार के कोई भी वहाँ आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही अरुणी देवी राहत की सांस लेने लगी। फिर थोड़ी देर बाद दादी ने जवाब दिया, ठीक है, आदि वहाँ चले जाएंगे। जैसे ही वहाँ बैठे लोग ये सुनते हैं सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन से ज़्यादा आदित्य कंपनी को संभालने की पावर रखता है। वो पल भर में सारी परेशानी यूं ही ख़त्म कर देता है। जहाँ कंपनी वाले खुश थे वहीं काव्या नाखुश सी हो गई। उन लोगों के कहने के मुताबिक आदित्य 1 हफ्ते के लिए वहाँ पर रहेगा। आदित्य का यूं दूर जाना पता नहीं काव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक नज़र आदित्य को देखती है। आदित्य हमेशा की ही तरह बिना भाव वहाँ खड़ा था। काव्या की नाखुशी को कोई तो देख रहा था, जो बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रहा था, लेकिन वो काव्या के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। आदित्य का यूं दूर जाना काव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक नज़र आदित्य को देखती है, लेकिन आदित्य तो हमेशा की तरह ही बिल्कुल शांत खड़ा था। काव्या की नाखुशी को अनुराग साफ देख पा रहा था, लेकिन वो चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। कंपनी के लोग सिंघानिया परिवार से विदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आदित्य वहाँ से जाने ही वाला होता है कि अरुणी देवी कहती हैं, आदि कल ही आप चले जाइएगा और आपको वहाँ 1 हफ्ते के लिए रहना है। आदित्य सहमति जताते हुए वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। काव्या मायूस सी सीढ़ियों से चढ़ते हुए कमरे की तरफ जाने लगती है। अनुराग के साथ साथ अब तक सौरभ भी काव्या की मायूसी को देख लेता है। सौरभ को भी काव्या के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकता था। काव्या मायूस सी कमरे में पहुंचती है। कमरे में पहुंचते ही उसकी नज़रें आदित्य को देखने के लिए बेकरार सी हो जाती हैं। वो इधर उधर अपनी नज़रें घुमाती है, लेकिन आदित्य कहीं नहीं दिखता। काव्या बेड पर जाकर बैठ जाती है। तभी आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है। आदित्य की आहट से काव्या की नज़रें उसकी तरफ चली जाती हैं। आदित्य को देखते ही काव्या को सुकून सा लगता है। आदित्य अपने कदमों को बढ़ाते हुए काव्या की तरफ जाने लगता है। जैसे ही ये काव्या को एहसास होता है, उसकी धड़कनें तेज़ी से धड़कने लगती हैं। काव्या बस एकटक आदित्य को देखती जा रही थी। कुछ देर बाद आदित्य काव्या के बिल्कुल पास पहुंचता है और झुकते हुए टेबल से अपना फ़ोन लेता है। इस वक्त आदित्य काव्या के काफ़ी करीब था। आदित्य की करीबी महसूस होते ही काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य अपना फ़ोन लेकर काव्या को बिना देखे कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही काव्या अपनी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, आदित्य सिंघानिया सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम लोगों को उसे देखने का कोई हक नहीं है, ये बस मेरा है।
आवाज़ कानों में पड़ते ही काव्या उस दिन में खो जाती है। फ्लैशबैक। कॉलेज के गार्डन में एक लड़की बिल्कुल किसी महारानी की तरह बैठी हुई थी और सभी स्टूडेंट्स को वो बुलाई थी। दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन घमंड उसकी खूबसूरती को कहीं छुपा सा रहा था। पिया भी काव्या को खींचते हुए वहाँ पर लेकर आती है। तभी उस लड़की की तेज़ आवाज़ उस गार्डन में सुनाई देती है, सबके सब कान खोल कर सुन लो। आदित्य सिंघानिया सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उसे देखने का हक तुम में से किसी को भी नहीं है। उसके ऐसे बोलने से काव्या चिढ़ते हुए कहती है कि प्रीता पागल है क्या, ये बताने के लिए यहाँ सबकी भीड़ को इकट्ठा किया है, और तू भी मुझे यहाँ लेकर आ गई ये बकवास सुनाने के लिए। पिया मुस्कुराते हुए कहती है, आदित्य है ही इतना हैंडसम, उसके लिए कोई कुछ भी कर जाए। अगर मैं होती तो। काव्या उसे रोकते हुए बोलती है, बस कर, सबको बस उसका हैंडसम होना ही दिखता है, किसी को ये नहीं दिखता कि वो कितना खड़ूस है। पिया झट से कहती है, ऐसा क्या कर दिया उसने तेरे साथ जो तू हमेशा चिड़ी रहती है। काव्या ये सुनकर हड़बड़ाते हुए कहती है, कुछ भी नहीं, वो मेरे साथ क्या करेगा। काव्या की बात और चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे, इसीलिए पिया उसे शक की नज़र से देखने लगती है। पिया को यूं घूरता देखकर काव्या चिढ़ते हुए कहती है, अब ये घूरना बंद कर और यहाँ से चल। इतना बोलते ही काव्या पिया को घसीटकर वहाँ से ले जाती है। काव्या अभी ये सोच ही रही थी कि वो एकदम से वर्तमान में आकर रुक जाती है और साइड में रखी फोटो फ्रेम को देखकर अपने हाथों को बढ़ाकर छूने लगती है। रात के 12 बजे जब आदित्य कमरे में आता है तो देखता है कि काव्या बेड पर नहीं थी। वो नज़रें बैल्कनी की तरफ करता है तो उसे काव्या बैल्कनी में दिखाई देती है। काव्या को जागता देख आदित्य को कुछ समझ नहीं आता। आदित्य की आहट से काव्या भी पलटकर आदित्य को देखने लगती है। आदित्य को सोफे की तरफ बढ़ता देख काव्या जल्दी से बैल्कनी की तरफ जाकर सोफे पर बैठ जाती है, क्योंकि काव्या को पता चल चुका था कि आदित्य सोफे पर सोने वाला है, और उसे ये भी पता था कि आदित्य सोफे पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं सो सकता था। काव्या की इस हरकत से आदित्य उसे घूरते हुए देखने लगता है, लेकिन काव्या उसे नज़रअंदाज करते हुए अपने फ़ोन पर कुछ करने लगती है। अब आदित्य कभी काव्या को देखता तो कभी बेड को। उसे ये समझ ही नहीं आता कि वो सोए तो कहाँ सोए। आदित्य की आदत भले ही देर रात तक जागने की थी, लेकिन फिर भी वो सोता ज़रूर था। उसकी जगह पर तो काव्या ने डेरा जमाया हुआ था। आदित्य को भी ये बात पता थी कि अगर वो बेड पर जाकर सो गया तो काव्या सोफे पर सो जाएगी, और ये वो कभी नहीं होने देगा। आदित्य को यूं खड़ा देखकर काव्या चोर नज़रों से उसे देखती है और फिर अपने फ़ोन को देखने लगती है। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद आदित्य अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देता है। काव्या उसे देखकर खुश हो जाती है। काव्या खुश ही थी कि आदित्य सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है और कम लाइट की लैंप ऑन कर देता है। इतना करने के बाद आदित्य काव्या की तरफ बढ़ने लगता है। काव्या तो बस उसे हैरानी से देखे जा रही थी। आदित्य काव्या की कुछ दूरी पर उसी सोफे पर बैठ जाता है और अपने सिर को सोफे पर रखकर आंखें बंद कर लेता है। काव्या का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि आदित्य ऐसा भी कर सकता है। वो काव्या का चेहरा उदास सा हो जाता है। काफ़ी देर तक काव्या अपने फ़ोन को ही देखती रहती है। आदित्य अब तक गहरी नींद में सो चुका था। काव्या अपने फ़ोन से ध्यान हटाकर आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य बैठे बैठे ही सोफे पर बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था। उसका सिर बार बार एक तरफ झुके जा रहा था। ये देखकर काव्या काफ़ी इरिटेट होकर कहती है, ठीक से सो नहीं पा रहे, फिर भी इन्हें तो सोफे पर ही सोना है, जैसे उनकी बीवी हो। ये बोलकर काव्या आदित्य के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती है। बैठ तो जाती है, लेकिन उसे थोड़ी घबराहट भी होने लगती है। तभी फिर से आदित्य का सिर झुकता है तो काव्या आदित्य से पूरी तरह सट जाती है और आदित्य का सिर अपने कंधे पर रख लेती है। उसके ऐसा करते ही आदित्य अपना हाथ काव्या के हाथ के ऊपर रख देता है। आदित्य के हाथ थामते ही काव्या उसे देखने लगती है। आदित्य को इतने करीब देखकर काव्या को बहुत सुकून सा मिलता है। काव्या की धड़कन पर उसका कोई काबू नहीं था। वो शांत कमरे में शोर करते जा रही थी। आदित्य की सांसें काव्या की गर्दन पर टकरा रही थीं, जिससे काव्या सिहर सी जा रही थी। ऐसे ही काव्या आदित्य की करीबी और सांसों को महसूस कर कुछ ही पलों में सो जाती है। इधर अंधेरों से घिरे कमरे में एक लड़की को कुर्सी से बांधा गया।
उसकी हालत से साफ पता चल रहा था कि वो 24 घंटों से ऐसे ही बंधी हुई थी। वहाँ 2 आदमी आकर उस लड़की के हाथ पैर खोलते हैं और घसीटते हुए कमरे से ले जाते हैं। वो लड़की बस चिल्लाए जा रही थी। वो 2 आदमी काफ़ी बेरहमी से लड़की के कमरे के अंदर धकेल देते हैं। वो लड़की एक आदमी के पैरों के नीचे गिर जाती है। जब वो सिर उठाकर उसे देखती है तो वो लड़की उस आदमी को नफरत और घिन भरी नज़रों से देखती है। वो आदमी और कोई नहीं, ध्रुव था। तभी वो दोनों आदमियों में से एक कहता है, बॉस, ये लड़की आपको मारना चाहती है, हमने वक्त रहते इसे पकड़ लिया। ध्रुव उस लड़की को देख उसके सामने एड़ियों के बल बैठ जाता है और उस लड़की के जबड़े को जोर से पकड़कर कहता है, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने जो तुम मुझे मारना चाहती हो? वो लड़की नफरत से कहती है, क्यों, तुझे अपने गुनाह भी याद नहीं? ध्रुव हंसते हुए कहता है, क्या करूं बेबी, इतने सारे गुनाह किए हैं मैंने कि गिनने का वक्त ही नहीं मिला। वो लड़की गुस्से से कहती है, और तुझे लगा कि तू मेरी दीदी को मारने का गुनाह करेगा और तू बच जाएगा? आखिर क्या गलती थी मेरी दीदी की? बस यही ना कि गलती से उसने तुम्हारे ऊपर पानी गिरा दिया। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम उसकी बहन हो। फिर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए उन दोनों आदमियों को वहाँ से जाने का इशारा करता है और कहता है, वैसे अपनी दीदी से काफ़ी खूबसूरत हो तुम। खैर, बात करने में वक्त नहीं बिताते। आखिर तुम्हारी दीदी ने जो गलती की उससे बड़ी गलती तो तुमने की, और गलती की सज़ा तो मिलती ही है। इतना बोलते ही ध्रुव उस लड़की को पकड़कर बेड पर फेंक देता है और अपनी शर्ट के बटन को खोलते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हारी दीदी को कैसे मारा। ध्रुव के इस तरह बोलने पर भी उस लड़की की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं दिख रहा था। ये देखकर ध्रुव थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक ध्रुव ने जितनी भी लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की थी, लड़कियां या तो गिड़गिड़ाते हुए उससे छोड़ने की भीख मांगती थीं या फिर डर से बस खुद को छुड़ाने की कोशिश करती थीं। लेकिन ये लड़की ना ही चिल्ला रही थी और ना ही भीख मांग रही थी, बस ध्रुव को नफरत से देख रही थी। ध्रुव अपनी शर्ट को फेंककर उस लड़की के ऊपर आ जाता है। उसके ऊपर आते ही लड़की एक जोरदार पंच उसके सीने में मारती है। ध्रुव सीधे बेड से नीचे गिर जाता है। वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, मुझे मेरी दीदी की तरह कमज़ोर मत समझना। ध्रुव अब तक खड़ा हो जाता है। पंच खाने के बाद ध्रुव को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। वो मुस्कुराते हुए कहता है, आई लाइक स्ट्रॉन्ग गर्ल्स। इतना बोल इस बार ध्रुव उस लड़की के हाथों को कसकर पकड़ लेता है और अपने पैरों से उसके पैर को पूरी तरह से गिरफ्त में ले लेता है। उस लड़की के गालों को किस करते हुए कहता है, लेकिन बेबी, तुम इतनी भी स्ट्रांग नहीं हो कि तुम ध्रुव सूर्यवंशी का मुकाबला कर सको। वो लड़की गुस्से से कहती है, अगर तू ध्रुव सूर्यवंशी है तो मैं भी श्रेष्ठा त्रिपाठी हूँ। ध्रुव मुस्कुराते हुए श्रेष्ठा के हाथों को ऊपर करते हुए एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके कपड़ों को निकालने लगता है। ये देखकर श्रेष्ठा छटपटाने लगती है, लेकिन ध्रुव ने इतना जोर से पकड़ रखा था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में ध्रुव ने अपनी हैवानियत दिखाना शुरू कर दिया। वो श्रेष्ठा को बुरी तरह से किस और बाइट किए जा रहा था। श्रेष्ठा अब भी हार नहीं मानी थी। वो अपनी कोशिश जारी रखती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। ध्रुव कुछ ही देर में अपने और श्रेष्ठा के सारे कपड़े उतार देता है और झटके से उसमें समा जाता है। श्रेष्ठा दर्द से चिल्ला उठती है। ये देख ध्रुव रुक जाता है। वैसे तो ये बात नई नहीं थी ध्रुव के लिए, लेकिन आज पता नहीं उसे क्या हो जाता है कि वो श्रेष्ठा की दर्द सुनकर रुक जाता है। श्रेष्ठा का पहली बार होने की वजह से उसका दर्द आंसू बनकर बाहर निकल जाते हैं। ध्रुव जैसे ही श्रेष्ठा की आंखों में आंसू देखता है वो अपना काम चालू कर देता है। श्रेष्ठा छटपटाने लगती है। ध्रुव अपनी स्पीड को और बढ़ा देता है। काफ़ी देर तक जब श्रेष्ठा से दर्द सहन नहीं होता तो वो बेहोश हो जाती है, लेकिन ध्रुव नहीं रुकता। वो वैसे ही उसकी हैवानियत पूरी रात दिखाता है। सुबह के करीब 6 बजे वो रुक जाता है और श्रेष्ठा को देखता है जो अब भी बेहोश थी। उसके आंसू गालों पर अब तक सूख चुके थे। ध्रुव श्रेष्ठा के गालों को सहलाता है और उसके माथे को चूमकर बाहों में भरकर सो जाता है। इधर आदित्य की आंख जब खुलती है तो उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। वो साइड में देखता है तो काव्या उसे सहारा देकर सुकून से सोई हुई थी। उसे देखकर आदित्य को कुछ पल के लिए सुकून सा मिलता है, लेकिन रिश्तों की सच्चाई याद कर वो खुद को काव्या से छुड़ाता है। काव्या को उठाकर बेड पर लिटा देता है और वॉशरूम चला जाता है। आदित्य के जाते ही काव्या अपनी आंखें खोलती है और वॉशरूम की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। काव्या आंखें खोलकर बेड पर बैठ जाती है और मुस्कुराने लगती है। काव्या तो उसी वक्त उठ गई थी जब आदित्य उससे दूर हो गया था।
लेकिन वो देखना चाहती थी कि आखिर आदित्य अब करेगा क्या। कुछ ही देर में आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है और काव्या को एक नज़र देखकर उससे नज़रें हटा लेता है। काव्या अपनी जगह से उठकर कबर्ड से कपड़े निकालने लगती है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है तो आदित्य दरवाजे को खोलता है। सामने एक सर्वेंट खड़ा था। काव्या भी थोड़ा झांकते हुए उसे देखती है। सर्वेंट आदित्य को देखकर कहता है, सर, दादी ने आपको बुलाया है। जैसे ही काव्या ये सुनती है उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। आज वही दिन है जब आदित्य उससे दूर जाने वाला था। ये याद आते ही काव्या के चेहरे पर जो थोड़ी मुस्कुराहट थी वो पल भर में गायब हो जाती है। सर्वेंट के बोलते ही आदित्य उसके साथ चला जाता है। काव्या उसे जाते हुए देखती है, फिर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो एक पीली साड़ी पहने हुए बाहर आती है। इस वक्त उसका सिर झुका हुआ था। वहीं जैसे ही आदित्य काव्या को देखता है वो उसमें खो सा जाता है। काव्या आईने के सामने खड़े होकर मंगलसूत्र पहनती है, उसके बाद सिंदूर। आदित्य अब भी काव्या को एकटक देखे जा रहा था। जैसे ही काव्या अपनी नज़रें आदित्य की तरफ करती है, आदित्य अपनी नज़रें उससे हटा लेता है और अपने फ़ोन में देखने लगता है। काव्या भी अपनी नज़रें उससे हटा लेती है। अचानक ही काव्या की नज़र टेबल पर पड़ती है जिसमें 2 धागे रखे हुए थे। ये धागा मंदिर में काव्या ने पंडित जी से मांगा था, एक तो आदित्य के लिए और एक अर्जुन के लिए। वो कुछ सोचते हुए एक धागा उठाती है। आदित्य कुछ देर फ़ोन पर देखने के बाद अपनी जगह से उठ जाता है और बाहर जाने लगता है। रुकिए। ये एक आवाज़ सुनकर आदित्य के कदम वहीं ठहर जाते हैं। उसकी धड़कनें तेज़ होने लगती हैं। आदित्य वैसा का वैसा ही खड़ा हो जाता है, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखता। काव्या अपने कदमों को बढ़ाते हुए उसके सामने खड़ी हो जाती है। काव्या को देखकर आदित्य उसे बस देखने लगता है। काव्या एक नज़र आदित्य को देखती है, फिर अपना हाथ बढ़ाकर आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही काव्या आदित्य का हाथ पकड़ती है, आदित्य अपने हाथ को देखने लगता है। काव्या अपने हाथ में लिए धागे को आदित्य के हाथों पर बांधने लगती है। उसे ऐसा करता देख आदित्य बस काव्या को देखने लगता है। काव्या धागा बांधकर आदित्य को देखने लगती है, जो उसे ही कब से देख रहा था। काव्या बोली, कल हम मंदिर गए थे तो। इतना बोलकर काव्या रुक जाती है और आदित्य का हाथ छोड़ देती है। उसके हाथ छोड़ते ही आदित्य बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। काव्या टेबल पर रखे दूसरे धागे को लेती है और अपने कमरे से निकल जाती है। काव्या सीधे अर्जुन के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वो कमरे में पहुंचकर अंदर चली जाती है। अर्जुन के कमरे में इस वक्त कोई नहीं था। काव्या उसके सामने जाकर बैठ जाती है। अर्जुन का चेहरा इस वक्त काफ़ी मुरझाया हुआ था। काव्या अर्जुन को बहुत गौर से देखती है। अर्जुन भी आदित्य की तरह ही काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। काव्या कुछ पल तक अर्जुन को देखने के बाद अर्जुन के हाथों में वो धागा बांध देती है और उसके हाथ को थाम लेती है और कहती है, काश कि आपने हमें अपनाने के लिए हाँ ना कहा होता तो आज आप अपने परिवार के साथ खुश रहते। आपके परिवार को इतना दर्द ना सहना पड़ता और आप उनसे दूर ना जाते। काव्या अर्जुन को उसकी गलती से रूबरू करवा ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आती है, भाभी। ये आवाज़ आद्या के कानों में पड़ते ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ सौरभ खड़ा था। सौरभ चलते हुए काव्या के पास आ जाता है। उसको कमरे में देखकर काव्या अपना हाथ अर्जुन के हाथों से अलग करने ही वाली होती है, लेकिन कर नहीं पाती। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी वो अपने हाथों को देखती है तो और ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इस वक्त अर्जुन ने काव्या का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। ये सौरभ भी देख लेता है। सौरभ जल्दी से अर्जुन को चेक करता है। वहीं काव्या अपने हाथों को ही देखे जा रही थी। सौरभ अर्जुन को चेक करके अर्जुन से काव्या का हाथ छुड़ाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी, आपकी एक छुअन से अर्जुन की कंडीशन काफ़ी हद तक ठीक हो गई। ये सुनते ही काव्या दंग रह गई। सौरभ आगे कहता है, वैसे ये बात नॉर्मल है। कोमा में जाने पर या तो इंसान को किसी झटके की ज़रूरत पड़ती है या तो किसी के एहसास की। इतना बोलते ही जैसे सौरभ को आदित्य के साथ काव्या का रिश्ता याद आता है तो वो चुप हो जाता है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक शांति छा जाती है। तभी सौरभ काव्या को देखते हुए कहता है, भाभी आप यहाँ? काव्या थोड़ा शांत लफ्ज़ों में कहती है, हम कल मंदिर गए थे तो इनके ठीक होने की मन्नत के लिए धागा लेकर आई थी, बस वही बांधने आई थी। काव्या के इतना बोलते ही दोनों के बीच फिर से शांति छा जाती है।
काव्या कुछ याद करते हुए सौरभ को देखती है और फिर कहती है, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इससे पहले भी आपको कहीं देखा है। सौरभ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भाभी, शायद आपने देखा ही होगा। मैं भी तो आदि के साथ ही पढ़ता था, बस सब्जेक्ट्स अलग थे। काव्या तुरंत कहती है, इसका मतलब आप भी उसी कॉलेज में थे। सौरभ मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। ऐसे ही दोनों कुछ पल के लिए कॉलेज की यादों में बस खो से जाते हैं। काव्या भी मुस्कुराते हुए कॉलेज की हर एक चीज़ों को सौरभ से रूबरू करवाती है। तभी अचानक से वहाँ काफ़ी नाराज़गी भरी आवाज़ आती है, आप दोनों अकेले ही यूँ गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे बुलाया तक नहीं। आवाज़ सुनकर दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो अनुराग मुंह बनाए खड़ा था। उसे इस तरह से देखकर सौरभ अपनी जगह से खड़ा होकर अनुराग के पास जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुझे हम कैसे भूल सकते हैं, खैर छोड़ो। आदि शायद जाने ही वाला होगा। फिर काव्या की तरफ देखकर, चलिए भाभी हम नीचे चलते हैं। अनुराग जल्दी से कहता है, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं, आदि भाई तो कब के निकल गए। ये सुनते ही काव्या अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। काव्या को इस तरह से जाते देख सौरभ और अनुराग एक दूसरे को देखने लगते हैं। काव्या अपने कमरे में जाकर बैल्कनी की तरफ जाती है। आदित्य को देखने के मकसद से वो चली तो जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि आदित्य तो कब का वहाँ से जा चुका था। काव्या बालकनी से बाहर देखती है तो वहाँ ना तो आदित्य के बॉडीगार्ड्स थे और ना ही उसकी गाड़ियाँ। काव्या बालकनी में दीवार से सटकर बैठ जाती है। आदित्य ने आज उसे बिना कुछ बोले जाकर ये साबित कर दिया था कि काव्या उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। पता नहीं क्यों, पर काव्या को जब ये एहसास होता है तो उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें छलकते हुए उसकी आंखों से होकर गाल तक आ जाती हैं। वो शायद आदित्य के बहुत करीब जा चुकी थी। आदित्य के हर मूवमेंट से उसे फर्क पड़ने लगा था। काव्या ये समझ ही नहीं पाई कि कब वो आदित्य के साथ जुड़ गई। आदित्य ने तो आज तक उससे बात तक नहीं की, लेकिन केयर तो की थी। लेकिन ये केयर करना भी तो एक मजबूरी ही थी, जैसे दोनों का रिश्ता मजबूरी का था। काव्या को जब आदित्य के साथ उसका रिश्ता याद आता है तो उसके आंसुओं का बहना और बढ़ जाता है। एक बहुत ही अजीब सा दर्द जो काव्या ने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। काव्या अपने दर्दों को बहाए ही जा रही थी कि उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। वो जैसे ही अपनी दर्द भरी आंखों से साइड में देखती है तो चौंक सी जाती है। काव्या के साइड में उसका ही अक्स शांति के साथ उसे देख रहा था। जैसे ही अक्स की नज़र काव्या पर पड़ती है तो वो उससे कहती है, क्या हुआ काव्या, तुम रो रही हो, लेकिन क्यों? तुम्हें तो पता है ना कि जिस अनचाही शादी में तुम जिसके साथ बंधी हो वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। फिर ये आंसू तुम क्यों बहा रही हो? भूलो मत, उसे इस रिश्ते और तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो जो तुम्हारी चिंता करता है वो उसकी चिंता नहीं, उसकी दादी का दिया हुआ आदेश है जो वो निभा रहा है। वो तो तुम्हारी केयर करता है, वो उसकी केयर नहीं बल्कि उसकी मजबूरी है जो वो निभा रहा है। सब कुछ तो तुम्हें पहले से ही पता है, तो तुमने कैसे सोच लिया कि वह तुम्हें जाते वक्त अलविदा के लिए तुम्हारा इंतज़ार करेगा? काव्या को आदित्य और उसके रिश्ते से रूबरू करवाकर उसका अक्स पल भर में गायब सा हो जाता है। आखिर में उसके अक्स ने जितनी भी बात उससे कही सही ही तो थी। काव्या ने अनजाने में ही अपने रिश्तों से उम्मीद लगा ली थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से समझ चुकी थी। जिस किस्मत की वो ख्वाबों में थी वो बस उसका एक ख्वाब था। उसने जो मांग में सिंदूर भरा है वो बस कुछ पलों के लिए था। गले में जो पवित्र बंधन के रूप में मंगलसूत्र पहनती है वो पवित्र बंधन का टूटना तो तय है। काव्या अपने दर्द से बाहर तब निकलती है जब उसे रूहानी के बुलाने की आवाज़ सुनाई देती है। काव्या अपने बहते आंसुओं को जल्दी से पोंछ लेती है और जल्दी से बैल्कनी की रेलिंग पकड़कर खड़ी हो जाती है। रूहानी बुलाते बुलाते बैल्कनी की तरफ बढ़ जाती है तो उसे काव्या पीठ करके खड़ी मिलती है। भाभी, नाश्ते पर सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। रूहानी के बोलते ही कुछ पल बाद काव्या बिना मुड़े कहती है, आप जाइए हम आते हैं। रूहानी ठीक है बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये एहसास होते ही कि रूहानी जा चुकी है, काव्या बैल्कनी से वॉशरूम में जाकर अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हुए चेहरा धोती है और नीचे चली जाती है। क्या ये दूरियां आदित्य और काव्या के बीच नज़दीकियों को पैदा कर पाएंगी? टू बी कंटिन्यूड। जानने के लिए मिलते हैं इस कहानी के अगले एपिसोड के साथ।